बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लासेट। अच्छा, आप सब लोग खैरियत से हैं? बेटा कारवाने उर्दू बुक्स ले लें अपनी, और अपनी उर्दू की कॉपीज जो है नीट वो रख लें, पेन मार्कर पॉइंटर्स जो भी हैं वो ले लें आप लोग अपने साथ। बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीक में होमवर्क दिया था, काजी की बेईमानी का जो चैप्टर है हमारा, वो मैंने कहा था आप लोगों ने रीड करना है। कारवाने उर्दू सफ़ा नंबर 74 74, पेज नंबर 74 पे है काजी की बेईमानी। ओपन पेज नंबर 74। तारुफ है। आप जानते हैं हकायत में किसी नसीहत आमोज वाक़े को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। ये दिलचस्प हकायत जवामिउल हिकायात से माखूज है। हकायत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए। अब देखिए इसमें हम एक हकायत जो है कहानी है, बहुत दिलचस्प है ये। इसमें एक काजी है, उसकी बेईमानी का किस्सा है, और अमीरुल मोमिनीन जो है वो किस तरह से उसकी जो है वो इंसाफ दिलाते हैं उस फरियादी को। इसका किस्सा हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन मुअतज़िब बिल्लाह के हुजूर एक शख्स फरियाद लाया, हज को जाते हुए मैंने एक थैली जिसमें 1000 दीनार थे सरबमोहर करके नायब काजी के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। वापस आने पर काजी से थैली तो मिल गई, मगर इसे खोलने पर मालूम हुआ कि तलाई दीनारों की जगह चांदी के दिरम रख दिए गए हैं। मोहर जैसी थी वैसी ही मिली, मगर दीनार गायब थे। शरारत ज़रूर नायब काजी की है, मगर ला खुशामद करता हूँ वो इनकार किए जाता है। अब देखिए ये फरियादी जो है ये अपनी फरियाद लेकर आया है अमीरुल मोमिनीन के पास। खलीफा ने जवाब दिया, इत्मीनान रखो, तुम्हारे दीनार तुम्हें मिल जाएंगे। वो शख्स मुतमईन होकर घर चला गया। खलीफा कुछ देर इस मामले के मुतालिक गौर करता रहा, फिर जामेदार को बुलाकर हुक्म दिया, तोशाखाने में से एक नया जोड़ा लाओ और साथ ही एक पगड़ी भी, मगर ख्याल रखना इससे अच्छी पगड़ी तमाम तोशाखाने में ना हो। जामेदार ने हुक्म की तामील की तो खलीफा ने उसे किसी बहाने से बाहर भिजवा दिया। उसके चले जाने पर पगड़ी फाड़ दी और इसी तरह एक तरफ रख दी। जामेदार लौट कर आया तो उससे बोला, कपड़े उठा कर ले जाओ, आज नहीं पहनूंगा। जामेदार इस लिबास को संभाल कर उसकी जगह रखने लगा तो पगड़ी फटी हुई उसको नजर आई। बेचारा जान के खौफ से थर थर कांपने लगा। यहाँ आप चाहें तो ये थर थर कांपने लगा को आप अंडरलाइन कर दें, इसका आगे हमें जुमला बनाना है तो अभी से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसी हाल में रफूगर का ख्याल आया तो जान में जान आई। पगड़ी छुपाकर साथ ली और बाजार में पहुंचकर एक काबिल एतमाद दोस्त से किसी अच्छे रफूगर के मुतालिक दरियाफ्त किया। एक कारीगर का पता चला, भागा हुआ उसके पास पहुंचा। उसने कहा, अच्छे काम के अच्छे दाम होंगे, ऐसा रफू करूंगा कि कोई फर्द बशर तमीज ना कर सकेगा। जामेदार ने मुंह मांगे दाम देने की हामी भर ली और रफूगर ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। जामेदार ने पगड़ी खुशी खुशी तोशाखाने में रख दी। दूसरे दिन खलीफा ने फिर वही लिबास तलब किया। जामेदार ने हाजिर किया तो देखा कि पगड़ी जूं की तू है। पूछा, ये पगड़ी किसने रफू की है? ये सुनकर जामेदार बहुत चकराया। खलीफा ने कहा, डरो मत, पगड़ी मैंने खुद फाड़ी थी। ये बताओ कि तुमने रफू किससे करवाई है? उस पर जामेदार ने रफूगर का पता बता दिया। खलीफा ने हुक्म दिया कि उसे हाजिर किया जाए। जब वो हाजिर हुआ तो खलीफा ने कहा,
अगर तू सच सच बता देगा तो तुझे जान की अमान दी जाएगी, बल्कि खिलत और इनाम भी मिलेगा। ये बता कि इस शहर में तूने किसी की थैली रफू की है? तो फुकर ने जवाब दिया, नायब काजी ने एक थैली रफू करवाई थी और उससे ज्यादा मुद्दत नहीं हुई, क्योंकि मुझे शाम से आए थोड़ा ही अरसा हुआ है। ये सुनकर खलीफा ने एक गुलाम भिजवाकर उस शख्स को बुलवाया जिसकी थैली में खयानत हुई थी, और अफूगर को थैली दिखाकर पूछा, इस थैली को पहचानते हो? मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ, सफा नंबर 76 पे। रफूगर ने कहा, जी हाँ, यही वो थैली है जो मैंने रफू की थी। इस पर खलीफा ने नायब काजी को बुलवाया और रफूगर से दोबारा बयान दिलवाया। रफूगर ने काजी को मुखातिब करके कहा, ये थैली तुमने मुझे ये कहकर रफू करने को दी थी कि गुलाम के हाथ से छूट कर फट गई है। किसी जगह तस्करा ना करना, क्योंकि अमानत का रुपया है, लोगों को शुबा होगा। इस बयान के बाद नायब काजी को असल रकम अदा करने के सिवा चारा ना था। काजी रकम अदा कर चुका तो मुअतज़द ने हुक्म दिया कि इसे दरिया में गर्क कर दिया जाए और उसकी जगह कोई और शख्स नायब काजी मुकर्रर किया जाए। ये एक छोटी सी हकायत थी जिसमें जो है वो खलीफा ने अपनी अक्लमंदी से फरियादी को जो है वो इंसाफ दिलवाया। अब देखें, सरगर्मियां है सफ़ा नंबर 76 पे ही। उसमें पहला सवाल है, हकायत का कोई और मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। क्लास 8 बच्चों, ये आप लोगों ने खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का आप इसका उन्वान आप खुद लिखें। वैसे इसके उन्वानात क्या हो सकता है? खलीफा का इंसाफ हो सकता है, अक्लमंद खलीफा भी हो सकता है इसका उन्वान। ठीक है, इसके अलावा किसी के जहन में अगर कोई और उन्वान आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद है सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। अब देखिए पहला सवाल, अब मैं आपको यहीं पे सवालात जो है ना इसके जवाब मैं आपको डिक्टेट करवा रही हूँ। जिस तरह क्लास में डिक्टेट होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। आप लोग जो है वो प्रिपेयर हो जाएं, पेंसिल और पेन और जो आपका है पॉइंटर वगैरह वो ले लें, पेज अपना रेडी कर लें। इसमें अल्फाज लाइनी के लिए आप चाहें तो एक पेज यू कैन लीव वन पेज, क्योंकि इसमें देखें, तलाई दीनार सोने के सिक्के, जामेदार लिबास का इंतजाम करने वाला खादिम, तोशा खाना कपड़े रखने की जगह, फर्द बशर इंसान, खिलत वो पोशाक जो बादशाह या उमरा की तरफ से किसी को इज्जत अफजाई के तौर पर दी जाए। इसके लिए आप एक पेज छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पे आप पहला सवाल लिख लें, फरियादी के साथ क्या बेईमानी हुई थी? पहला सवाल लिखें, फरियादी के साथ क्या बेईमानी हुई थी? इसका जवाब लिखें, फरियादी ने हज को जाते हुए फरियादी ने हज को जाते हुए फरियादी ने हज को जाते हुए एक थैली जिसमें 1000 दीनार थे एक थैली जिसमें 1000 दीनार थे, सरबमोहर करके, सरबमोहर करने का मतलब है इसको पूरा बंद करके, सरबमोहर करके नायब काजी के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। पर काजी से वापस आने पर काजी से थैली तो मिल गई वापस आने पर काजी से थैली तो मिल गई, मगर उसे खोलने पर मालूम हुआ कि मगर उसे खोलने पर मालूम हुआ कि तलाई दीनारों की जगह तलाई दीनारों की जगह चांदी के दिरम चांदी के दिरम रख दिए गए हैं चांदी के दिरम रख दिए गए हैं। बस ये होगा आपका सवाल नंबर 1 का जवाब। पहले सवाल का जवाब ये हो गया है। अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है, फरियादी को थैली खोलने से कबल
फरियादी को थैली खोलने से कबल काजी की बेईमानी का अंदाजा क्यों ना हुआ? फरियादी को थैली खोलने से कबल काजी की बेईमानी का अंदाजा क्यों ना हुआ? इसका जवाब हम थोड़ा सा पहले सवाल में से लिखेंगे। सवाल में से आप मार्क कर लें या लिख लें साथ साथ। फरियादी को थैली खोलने से कबल, फरियादी को थैली खोलने से कबल काजी की बेईमानी का अंदाजा ना हुआ, काजी की बेईमानी का अंदाजा ना हुआ क्योंकि मोहर जैसी थी वैसी ही मिली मगर, क्योंकि मोहर जैसी थी वैसी ही मिली मगर दीनार गायब थे, मगर दीनार गायब थे, मगर दीनार गायब थे। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। तीसरा सवाल है, खलीफा बेहद अक्लमंद था, अपने दलाइल से साबित कीजिए। खलीफा बेहद अक्लमंद था, अपने दलाइल से साबित कीजिए। इसका जो जवाब है ये हम लिखेंगे पॉइंट्स की सूरत में। क्लास 8 इसके हम जो है वो 3 पॉइंट्स हम इसके लिखेंगे। देखिए, सवाल लिखने के बाद आपने जवाब इस तरह से लिखना है कि पहले आपने जो है वो एक लाइन में लिखना है कि खलीफा बेहद अक्लमंद था। पहली लाइन में आप लिखिए खलीफा बेहद अक्लमंद था। अगली लाइन में लिखिए पॉइंट नंबर 1। नंबर 1 लिखें, उसने जामदार की मदद से अच्छा रफूगर तलाश किया। पहला पॉइंट है ये इसका, उसने जामदार की मदद से अच्छा रफूगर तलाश किया। दूसरा पॉइंट नंबर 2 लिखे, रफूगर का सुराख सीन रे अलिफ और गैन आएगा। रफूगर का सुराख लगाकर उससे थैली रफू करने का इकरार करवाया। रफूगर का सुराग लगाकर उससे थैली रफू करने का इकरार करवाया। और तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखें, नायब काजी को सबूत समेत मुजरिम नायब काजी को सबूत समेत मुजरिम साबित करवाकर सजा दिलवाई। नायब काजी को सबूत समेत मुजरिम साबित करवाकर सजा दिलवाई। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3 का जवाब, जिसमें हमने 3 दलाइल से ये साबित किया कि खलीफा बहुत अक्लमंद था। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देख लें। सवाल नंबर 4 है, जामदार और रफूगर इस मामले में कसूरवार थे या बेकसूर, वजाहत कीजिए। जामेदार और रफूगर इस मामले में कसूरवार थे या बेकसूर, साबित कीजिए। अब आप इसका जवाब लिखें। लिखें, जामेदार और रफूगर दोनों इस मामले में बेकसूर थे। जामेदार और रफूगर दोनों इस मामले में बेकसूर थे।
जामेदार को खलीफा ने जामेदार को खलीफा ने जामेदार को खलीफा ने मुजरिम पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। जामेदार को खलीफा ने मुजरिम पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि रफूगर ने जो भी किया वो लाइल्मी में किया, इसलिए वो भी बेकसूर था। अब देखिए इसका सवाल नंबर 5 है, इस हकायत से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया। सवाल नंबर 5 है, इस हकायत से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया। जवाब लिखिए इसका। लिखिए इस हकायत से हमने ये नतीजा अख्ज़ किया कि इंसान अगर चाहे तो मुश्किल से मुश्किल मसला भी अपनी अक्लमंदी और स्वाबदीद कैसे लिखेंगे, स्वाद और वाव और अलिफ। स्वाद और वाव को जोड़ के लिखे, फिर अलिफ अलग से आएगा, फिर बे दाल ये दाल, स्वाबदीद। मुश्किल से मुश्किल मसला भी अपनी अक्लमंदी और स्वाबदीद से हल कर सकता है। स्वाबदीद का मतलब ये होता है समझदारी से, अक्लमंदी से हल करना, किसी भी मसले को समझदारी से हल कर सकता है, स्वाबदीद से हल कर सकता है। खत्मा लगा कर लिखे अमानत। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो नताए जिससे हासिल किए हैं वो हम 2-3 जुमलों में भी हम लिख सकते हैं। एक तो हमने ये नतीजा हासिल किया कि इंसान अगर चाहे तो कोई भी मसला क्यों ना हो, अपनी अक्लमंदी से, अपनी समझदारी से, अपनी स्वाबदीद से उसको हल कर सकता है। दूसरा लिखिए अमानत में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। अमानत में कभी खयानत नहीं करनी चाहिए। और सच्चाई एक दिन जाहिर होकर रहती है। ये हमने जो है वो नताइज हासिल किए हैं इस हकायत से, इसको पढ़ने के बाद। अब अगले पेज पे आ जाइए, सफ़ा नंबर 77 इसका है सवाल नंबर 4। मंदरजा झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज हकायत से तलाश करके लिखिए। मुतज़ाद का मतलब है उल्ट। अब देखिए हमें यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, खयानत, इकरार, मुस्तरिब, दरख्वास्त, नकल और मुखालिफ। हमें इनके उल्ट, इनके मुतज़ाद जो है वो हमें इस तरह लिखने हैं कि जो अल्फाज हम लिखेंगे वो इस हिकायत में इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, जैसे खयानत का उल्ट लिखते हैं, उसी के ऊपर ही बुक वर्क है, या आपका बुक भी इसको करते जाए आप साथ साथ। खयानत का उल्ट लिखिए अमानत। खयानत का मुतज़ाद है अमानत। इकरार का मुतज़ाद है इनकार। इकरार का मुतज़ाद लिखिए इनकार। मुस्तरिब का मुतज़ाद लिखिए मुतमइन। मुस्तरिब कहते हैं परेशान होना, बेचैन होना। ठीक है, और इसका मुतज़ाद होगा मुतमइन होना। दरख्वास्त का मुतज़ाद होगा हुक्म। हमें कोई बात अगर मनवानी हो तो हम या तो किसी से दरख्वास्त करते हैं
یا اگر ہمارے پاس اختیار ہو تو ہم اس کو حکم دیتے ہیں. نقل کا الٹ ہے اصل. نقل کا متضاد ہے اصل اور مخالف کا متضاد ہے دوست. مخالف کا متضاد ہے دوست. نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، سبق سے کوئی 3 محاورے تلاش کر کے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یہاں آپ کو جو جملے بنانے ہیں محاورات کے وہ ہیں، ایک آپ لکھ لیں جان میں جان آنا، اس کا آپ نے جملہ بنانا ہے. الفاظ لکھتے جائیں. جان میں جان آنا، منہ مانگے دام، منہ مانگے دام، حامی بھرنا، جان کی امان پانا اور سر بمہر. ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سوال نمبر 6. دیے گئے الفاظ سے سابقے لاحقے علیحدہ کیجیے اور مثال کے مطابق ہر مرکب سے 3 سابقے لاحقے بنائیے. اب دیکھیے اس میں پہلا لفظ ہے جامدار. جامدار جو ہے اس میں دار جو ہے نا آپ کا دار جو ہے وہ ہے آپ کا اس میں لاحقہ. اور یہ ایک آپ کو مثال میں دیا گیا ہے بنا کے، لاحقہ دار سے سمجھدار، ذمہ دار، دیندار، دنیا دار. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مزید الفاظ بن گئے. اب دوسرا لفظ ہے توشہ خانہ. پہلا آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بک میں آپ کے لیے آلریڈی وہ ڈن ہے، وہ کیا جا چکا ہے. دوسرا ہے توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جو لفظ خانہ ہے یہ لاحقہ ہے. اس سے اور بے تحاشا الفاظ بن سکتے ہیں. آپ کو صرف 3 بنانے ہیں. اپنی بک پہ آپ کوئی سے بھی 3 لکھ سکتے ہیں جو میں بول رہی ہوں میں سے. غسل خانہ، دوا خانہ، باورچی خانہ، ڈاک خانہ. ٹھیک ہے، یہ سارے آپ کے توشہ خانہ سے مزید آپ نے لاحقے خانہ سے آپ نے اور الفاظ بنا لیے. اسی طرح ہے کاریگر. کاریگر میں بھی جو گر ہے یہ آپ کا لاحقہ ہے. اس سے مزید اگر ہمیں الفاظ بنانے ہوں گے تو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ کاریگر سے بازیگر، جادوگر، چارہ گر. بازیگر، جادوگر، چارہ گر. پھر ہے قابل اعتماد. قابل اعتماد میں جو قابل ہے یہ آپ کا سابقہ ہے. اس سے اور الفاظ بنائیے. قابل بھروسہ، قابل یقین، قابل شناخت. قابل بھروسہ، قابل یقین، قابل شناخت. اس کے بعد ہے آخری لفظ ہے نائب قاضی. اس میں نائب جو ہے یہ آپ کا سابقہ ہے. اس سے آپ اور الفاظ کیا بنا سکتے ہیں؟ نائب صدر، نائب وزیر اعظم، نائب انسپیکٹر. سابقے لاحقوں کے بعد جو ہے سوال نمبر 7 ہے. 7 کوشچن نمبر 7 ہے آپ کا، مندرجہ ذیل خاکے میں موجود حروف کو جوڑ کر 10 الفاظ بنانے ہیں. خیال رکھنا ہے کہ ہر لفظ کم از کم 4 حروف پر آپ کا مبنی ہو. اب اس میں دیکھیں آپ کو کچھ حروف دیے گئے ہیں، میم، کاف، سین، الف، لام، نون اور یہ. آپ نے ان حروف کی مدد سے کم از کم آپ کو 10 الفاظ اور بنانے ہیں. آپ لوگ پینسل سے یا پین سے لکھتے جائیں، میں بول رہی ہوں. دیکھیں کیا کیا لفظ اس سے بن سکتے ہیں. مالک، سامان، مسکین، کمسن، کامل، ساکن، نمکین، سیما. ٹھیک ہے، مالک ہے، سامان ہے، اور کیا بن سکتے ہیں اس سے؟ مسکین، لینا بن سکتا ہے، کوئی چیز لینا. کمسن، کامل، ساکن، نمکین، سیما. ایک اس میں آپ کو مثال میں بھی دیا گیا ہے کسان. اب آ جائیں نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 78. قواعد. ضمیر اور اس کی اقسام. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کو ہم ریکال کر لیں.
किसी भी इसम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, क्लास 8, किसी भी इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज है वो इसमें ज़मीर कहलाता है। अब यहाँ पे ज़मीर और उसकी इकसाम, इसमें ज़मीर वो कलमा है जो किसी शख्स या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फायज अच्छा लड़का है, वो अपना काम मेहनत से करता है, तमाम उस्ताद उसकी तारीफ करते हैं। इसमें वो और उस जो है वो फाइज की जगह इस्तेमाल हुए हैं, तो ये दोनों क्या है, ये इसमें ज़मीर है। अब यहाँ आपको इसमें ज़मीर की इकसाम बताई गई है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो, मसलन वो, उस, उन, उन्हों, तुम, आप, मैं, हम, ये सारे ज़मीर शख्सी हैं। दूसरी किस्म है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इस्तिफ़हाम का मतलब है सवाल पूछना। ठीक है, इस्तिफ़हाम का मतलब है सवाल पूछना, तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया से मुराद वो ज़मीर है जो इस्तिफ़हाम यानी पूछने के लिए बोले जाते हैं, मसलन कौन, किस, क्या, कौन सा, कैसा, कितना वगैरह। तीसरी किस्म है ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा वो ज़मीर है जिसमें किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये और वो। ठीक है, इसके बाद है ज़मीर ताकीदी। जब शख्सी ज़मायर के साथ आप, अपना, खुद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ ताकीद पैदा करते हैं। ऐसे ज़मायर को ताकीद कहते हैं। यानी कि आप देखें, ज़मीर शख्सी के साथ अगर आप अपना या खुद का इस्तेमाल करते हैं तो एक जुमले में जो है ना वो वजन पड़ जाता है, जोर पड़ता है इससे। जैसे मैं, आप गया था, मैं खुद चाहता था, उसका अपना फायदा है। इसमें अब देखिए, मैं जो है ना, मैं है ज़मीर शख्सी, लेकिन आप से जुमले में वजन का इजाफा हो रहा है। आप जो है ये फिर ज़मीर ताकीदी में शामिल होगा। वो खुद चाहता था, उसका अपना फायदा है। ठीक है, इसमें जो है वो अपना और खुद का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ज़मीर ताकीदी है जिसमें ताकीद के साथ किसी बात को कहा जाए जोर देकर। इसके बाद है ज़मीर तनकीरी। जो ज़मायर गैर मुअय्यन अशिया या अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें तनकीरी कहते हैं, मसलन कोई, कुछ वगैरह। गैर मुअय्यन का मतलब है जिसका हमें अंदाज़ा ना हो। ठीक है, गैर मुअय्यन जिसका हमें इल्म ना हो, जिसका हमें अंदाज़ा ना हो, जैसे कोई है, कुछ है, ये होंगे ज़मीर तनकीरी। और आखिरी ज़मीर की किस्म है ज़मीर सिफ्ती। ज़मीर सिफ्ती वो इसम है जिसमें ज़मीर किसी सिफ्त के साथ वाक़े हो, जैसे मुझ नाचीज़ को भी याद रखें, उस अक्लमंद इंसान से ऐसा अमल करने की तवक्को ना थी। इन मिसालों में मुझ और उस जो है ना वो ज़माइर सिफ्ती हैं। ऐसा, जैसा, इतना, जितना और कितना भी ज़माइर सिफ्ती के मायनों में इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाए सफ़ा नंबर 80 पे। एक छोटी सी मश्क है, इसको जल्दी से कर लें। दिए गए जुमलों में मौजूद ज़माइर को पहचान कर ज़माइर की दुरुस्त इकसाम लिखिए। अब देखें, अलिफ है, दरवाजे पर कौन आया था। कौन सी इसमें ज़मीर होगी, ये है ज़मीर इस्तिफ़हामिया, क्योंकि कौन से पता चल रहा है ना, दरवाजे पर कौन आया है, सवाल पूछा जा रहा है। जो सवाल पूछा जाएगा तो ज़मीर इस्तिफ़हामिया होगा। ये किसकी किताब है, ये भी सवालिया है, तो ये भी ज़मीर इस्तिफ़हामिया होगा। तुम क्या कर रहे हो, इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये भी ज़मीर इस्तिफ़हामिया होगा। उसे बुलाया था मगर वो नहीं आया, ये है ज़मीर तनकीरी। ज़मीर तनकीरी लिख लें इसके सामने। उसे बुलाया था मगर वो नहीं आया, ज़मीर तनकीरी। हमें आपका शुक्रिया अदा करना है, ताकीदी है ये, ज़मीर ताकीदी, हमें आपका शुक्रिया अदा करना है। वो कौन शख्स है, ज़मीर इशारा। अब देखिए, यहाँ पे इस्तिफ़ाम भी है। आप लोग कहेंगे टीचर ये तो सवाल भी है, लेकिन चूंकि इसमें वो का इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसमें इशारा लिखेंगे, ज़मीर इशारा। तुम खुद मेरे पास आए थे, ताकीदी।
ज़मीर ताकीदी लिख लें इसके सामने। मुझे क्या खबर कोई क्या सोचता है, ये भी तनकीदी है। ज़मीर तनकीदी, मुझे क्या खबर कोई क्या सोचता है। यहाँ पे भी हालांकि ये भी सवाल है, इस्तिफाम है, लेकिन हमें इसके साथ जो दूसरी भी ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है तो हम दूसरे को हम ज़्यादा हम जो है वो अहमियत देंगे। तनकीदी है ये भी, कुछ ना कुछ होने वाला है, ये भी ज़मीर तनकीदी है। तुम जैसा हौसलामंद इंसान भी परेशान होता है, ये आखिरी जो है ये है ज़मीर सिफ्ती। तुम जैसा हौसलामंद इंसान भी परेशान होता है, ज़मीर सिफ्ती। क्लास 8 आपको ये मैंने चैप्टर पूरा करवा दिया है। अब आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि अगली जो नज़म है आपकी सफ़ा नंबर 88 पे है, 88 पे, क्या खूब सौदा नक़्द है, इसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से। कल हमारी दूसरी क्लास होगी तो कल हम इसका जो है वो काम मैं आपको कल करवा दूंगी। और अभी होमवर्क में सिर्फ आपने जुमले बनाने हैं, अगर अल्फाज मायनी नहीं लिखे तो वो लिख लीजिएगा। और अगर आप में से किसी बच्चे ने साथ साथ सवाल जवाब नहीं लिखे हैं, मेरे साथ साथ डिक्टेट मैंने जो करवाए थे वो आपसे नहीं हो सके हैं, तो आप यूट्यूब से दोबारा देख के वीडियो और अपना ये वाला चैप्टर जो है ये आपने मुकम्मल करना है। ये आपका होमवर्क होमवर्क आज का। और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें आप। कुछ पूछना है बेटा आप में से किसी को? जी बेटा।